नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप लोगों की जीआई की तैयारी बहुत बढ़िया से चल रही होगी। तो आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ आरपीएससी का जीआई से संबंधित जो हाइलाइटेड किया हुआ है टॉपिक, उनसे संबंधित एमसीक्यू। एक एक करके हम सभी टॉपिक का एमसीक्यू पढ़ेंगे। पहले आज के वीडियो में बस इतना ही, जो हाइलाइटेड सेल है उसी का दिया हुआ वीडियो हम देखेंगे और उसके संबंधित एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम जो दिया हुआ टॉपिक है आज का, उससे थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे तो आसानी होगी। इसलिए आइए देख लेते हैं बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम। बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। यह नियम क्या कहता है? यह नियम कहता है यदि दो बल एक बिंदु पर क्रिया कर रहे हो, यदि दो बल एक बिंदु पर क्रिया कर रहे हो और उनके बीच कोई कोण हो, तो उन दोनों बलों के समांतर रेखाओं द्वारा बना समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उस बिंदु पर इन बलों का संयोजन बल का परिमाण एवं दिशा को दर्शाता है। परिमाण एवं दिशा इससे संबंधित से क्लियर हो रहा है कि ये परिमाण और दिशा जिसमें होती है वो एक सदिश राशि होती है। रिजल्टेंट फोर्स का परिमाण, यदि हम मान लेते हैं कि दो बल हैं F1 और F2 और उनके बीच का कोण है थीटा, तो उनका परिणामी बल होगा R इक्वल टू अंडर रूट Fn स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 इंटू F2 cos थीटा। अब हम देखते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। जब दो बल या दो से अधिक बल किसी बिंदु पर कार्य करते हैं तो उनका रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। तो इसकी परिभाषा है, जब एक या एक से अधिक बल किसी बिंदु पर कार्य करते हैं तो उन सभी बलों का एक एकल बल जो उस प्रभाव को उत्पन्न करे संयोजित बल कहलाता है। संयोजित बल निकालने के लिए अगर मान लो कि हमारे फोर्स हैं, एक ही बिंदु पर कार्य कर रहे हैं, दो बल F1 और F2, तो पहले मैंने बताया था कि उसका रिजल्टेंट फोर्स होगा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 इंटू F2 काश थीटा। थीटा क्या है? दोनों बलों के बीच का कोण है। अब अगला देख लेते हैं, संतुलित बल की मूल शर्तें क्या होती हैं। किसी भी बल को किसी बिंदु पर कार्य करते हैं, उसके संतुलन अवस्था के लिए क्या होता है, मूल शर्तें क्या क्या होती हैं। तो संतुलन की शर्तें हैं कि जब किसी वस्तु पर क्रियाशील सभी बल उसके आघूर्ण वस्तु को स्थिर रखते हैं। ये इसके दो मुख्य शर्तें हैं। पहला है बलों का योगफल शून्य होना चाहिए। बलों का योगफल शून्य होना चाहिए। योगफल यानी बीजगणितीय योग, जो डायरेक्शन पे भी एक सदिश राशि है तो उसका डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा। और दूसरी शर्त है आघूर्ण का योगफल भी शून्य होना चाहिए। तो आघूर्ण का योगफल भी शून्य होना चाहिए। बलों का बीजगणितीय योग शून्य होना चाहिए। उसमें है F सिग्मा F इक्वल टू 0। आघूर्ण को हम से डिनोट करते हैं, तो सम ऑफ आघूर्ण सिग्मा M इक्वल टू 0। अब आगे हम देखेंगे बलों के बहुभुज का नियम क्या है। लॉ ऑफ पॉलीगॉन ऑफ फोर्सेस, इसकी परिभाषा है, यदि
अनेक बल एक ही बिंदु पर क्रिया करते हैं और उनका प्रतिनिधित्व क्रमशः एक बहुभुज की भुजाओं से किया जाता है, तो अंतिम भुजा का विपरीत दिशा में खींचा गया विकर्ण संयोजित बल को दर्शाता है। संयोजित मतलब रिजल्टेंट फोर्स को दिखाता है। अब आघूर्ण क्या है? आघूर्ण और इसका प्रयोग क्या है? किसी बल द्वारा किसी बिंदु के सापेक्ष घूर्णन प्रभाव को आघूर्ण कहते हैं। इसे हम एम से डिनोट करते हैं। एम क्या है? मोमेंट। एफ क्या है? फोर्स। डी क्या है? डिस्टेंस। तो एम इक्वल टू होता है एफ इंटू डी, यानी फोर्स इंटू विस्थापन। इसके अनुप्रयोग क्या होता है? लीवर में होता है, स्पैनर में होता है, दरवाजे खोलने में होता है, संतुलन के तराजू में होता है। अब देखेंगे न्यूटन के गति का नियम, जो हमारे टॉपिक में दिया हुआ है जीआई के समूह अनुदेशक के लिए। न्यूटन के गति का नियम। न्यूटन के गति के 3 नियम है। पहले नियम है, कोई वस्तु अपनी अवस्था में बनी रहती है जब तक कि इस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। फिर जैसे कोई बॉल पड़ी हुई है तो जब तक उसी तरह पड़ी रहेगी जब तक हम उस पर कोई बाहरी फोर्स या बल नहीं लगाते हैं। ये कहलाता है न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार होता है बल द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल को हम किसे डिनोट करते हैं? एफ से, और द्रव्यमान को मास, त्वरण को एक्सेलरेशन ए से डिनोट करते हैं। तो दूसरे नियम के अनुसार होता है बल गुणे बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तीसरा नियम है, हर क्रिया का के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यदि हम कोई फोर्स लगाते हैं तो उतना फोर्स हमारे ऊपर भी उसके विपरीत दिशा में लगता है। इसे कहते हैं क्रिया का प्रतिक्रिया नियम, तीसरा नियम। और पहले नियम का को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अब देखेंगे जो हमारा टॉपिक है वर्क। वर्क क्या आता है? जब कोई बल किसी वस्तु पर लगाया जाता है और वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होती है तब कार्य किया जाता है। तब वो क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। कार्य का सूत्र होता है फार्मूला एफ इक्वल टू एफ इंटू डी कॉस फाई, जहाँ डब्ल्यू क्या है? कार्य है। एफ क्या है? बल है। डी क्या है? विस्थापन है, बल की दिशा में विस्थापन। कार्य के प्रकार कितने हो? सकारात्मक कार्य होता है। सकारात्मक कार्य किसको बोलते हैं? जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो उसे सकारात्मक कार्य कहते हैं। ऋणात्मक कार्य, जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो तो क्या कहलाता है? ऋणात्मक कार्य। शून्य कार्य, जब विस्थापन न हो और बल और विस्थापन 90 डिग्री पर हो। तो जैसे कि पहले हमने बताया कि कार्य का होता है फार्मूला एफ इक्वल टू एफ इंटू डी कॉस फाई कास थीटा। अगर थीटा का मान 90 डिग्री है, मतलब कास थीटा 90, कास 90 का मान होता है 0, तो हमारा किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होता है। अब अगला टॉपिक देखेंगे पावर। शक्ति किसे कहते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का फार्मूला होता है P इक्वल टू डब्ल्यू टी। P इक्वल टू डब्ल्यू टी। P क्या है? पावर। W क्या है? वर्क। T क्या है? समय। अब शक्ति की इकाई क्या होती है? कि शक्ति की इकाई होती है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट वाट होती है, एसआई यूनिट उसकी वाट होती है। 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट। हॉर्स पावर 1 HP 746 वाट के बराबर
होता है। तो ये अपने माइंड में हमेशा रखना है आपको कि 1 आवर्स वर्क किसके इक्वल होता है। अब अगला टॉपिक है एनर्जी। एनर्जी किसे कहते हैं? एनर्जी कार्य करने की क्षमता को एनर्जी या ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहली होती है गतिज ऊर्जा, दूसरी है स्थितिज ऊर्जा, तीसरी है तापीय, रासायनिक, विद्युत ऊर्जा आदि ऊर्जाएं भी होती हैं। तो अभी हम देखेंगे स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है E=mgh। m मास, g गुरुत्वाकर्षण, h हाइट। गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है K=1/2mv²। काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी K=12mv²। फार्मूला हम याद रखेंगे, आगे एमसीक्यू में हमारे बार बार आते रहेंगे। अब अगला देखेंगे स्थिर बल द्वारा किया गया कार्य। जब बल स्थिर होता है तो कार्य W बराबर F×D cos थीटा। यदि बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो, यदि बल और विस्थापन एक ही दिशा में है तो cos 0=1 होता है। अगर डिग्री का मान जो एंगल है वो 0 हो तो मैक्सिमम कार्य किया जाता है। अब देखते हैं सबसे संबंधित एमसीक्यू स्टार्ट होता है हमारा, जो हमारा आगे आगामी एग्जाम के लिए रिवीजन भी होगा। तो पहला एमसीक्यू है, बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम कितनों बलों पर लागू होता है? तो हमने परिभाषा पढ़ा था 2 या 2 बल से अधिक। तो 2 या 2 बल से अधिक, तो इसमें 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, तो 2 बलों से स्टार्ट हो जाता है। 2 बल हमारा पहले का करेक्ट आंसर होगा। दूसरा दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज नियम में संयोजित बल किसका विकर्ण होता है? समांतर चतुर्भुज नियम में संयोजित बल किसका विकर्ण होता है? त्रिभुज का, वर्ग का, समांतर चतुर्भुज का, वृत्त का। तो हम समांतर चतुर्भुज के नियम में पढ़ रहे हैं, तो समांतर चतुर्भुज का ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 बलों के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो संयोजित बल का सूत्र क्या होगा? 2 बलों के बीच का कोण 90 डिग्री होगा, तो पहले हमने बताया था cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। कितना होता है? 0। तो इसलिए R इक्वल टू हो जाएगा √F1 स्क्वायर प्लस बताओ F2 स्क्वायर। यदि 2 बल हैं हमारे F1 और F2 तो दोनों बलों के वर्ग के योग के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज नियम किस पर आधारित होता है? समांतर चतुर्भुज ऊष्मापरगत पर, सदिश पर, द्रव्यमान पर। समांतर चतुर्भुज किस पर आधारित है? एक सदिश राशि है। पहले बताया था बल और परिमाण इसमें दोनों होता है, इसलिए सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है, संयोजित बल की दिशा ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र है? संयोजित बल की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र है? tan थीटा होता नहीं है किसी में। दिशा ज्ञात करने के लिए tan अल्फा F2 sin थीटा
इसका करेक्ट आंसर है बी। कौन सा? बी। tan अल्फा इक्वल टू F2 sin थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos थीटा। याद रखिएगा, tan अल्फा इक्वल टू F2 sin थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos थीटा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि दो बल एक ही दिशा में कार्य कर रहे हो तो संयोजित बल होगा उनका अंतर, उनका गुणनफल, उनका योग। दो बल एक ही दिशा में काम कर रहे हैं तो उनका परिणामी योग होगा, उनका योग। अगला क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज नियम केवल लागू होता है जब बल एक ही रेखा में हो, समान हो, एक ही बिंदु पर लगते हो, परस्पर लंबवत हो। जब एक ही बिंदु पर लगते हो तभी लागू होता है। जब किसी बिंदु पर अगर कोई कितने भी बल लग रहे हैं तभी हमारा लागू होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समांतर चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? सबको पता है कितनी होती है? 4। बल सदिश राशि होती है क्योंकि उसमें क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों होती है। कोई सदिश राशि क्या कब होती है? जब उसमें परिमाण और दिशा दोनों हो। इसका करेक्ट आंसर है 9 का, परिमाण और दिशा, आंसर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि दो बल समान परिमाण और विपरीत दिशा में हो तो संयोजित बल होगा दोगुना, आधा। जब विपरीत दिशा में बराबर बल कार्य करेंगे तो क्या होगा? अगर दो आदमी बराबर बल लगा रहे हो आपस में, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, तो कोई आगे पीछे नहीं होगा। मतलब क्या हो रहा है? विस्थापन हमारा शून्य होगा, अर्थात उसका शून्य होगा, रिजल्टेंट फोर्स। अगला क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज नियम का उपयोग होता है बलों को जोड़ने के लिए, समय ज्ञात करने के लिए, दूरी मापने के लिए, तापमान। समांतर चतुर्भुज का नियम का उपयोग किसमें होता है? बलों को, फोर्स को जोड़ने के लिए होता है, रिजल्टेंट ज्ञात करने के लिए। संयोजित बल अधिकतम होता है जब कोण हो 90 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री और 45 डिग्री। संयोजित बल अधिकतम होगा जब हम फोर्स लगाएंगे और उसी दिशा में विस्थापन होगा तो कार्य भी अधिकतम होगा और फोर्स भी अधिकतम लगेगा। अगला क्वेश्चन है, संयोजित बल न्यूनतम होता है जब कोण हो कितने डिग्री? 180 डिग्री। जब कोण 180 डिग्री हो तो संयोजित बल का न्यूनतम होता है। याद रखिएगा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज नियम में ग्राफिक तरीका किस सिद्धांत पर आधारित है? न्यूटन के द्वितीय नियम पर, त्रिकोणमिति पर, सदिश राशियों पर, कैलकुलस पर। तो समांतर चतुर्भुज का नियम किसमें है? सदिश राशि युक्तियों के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, यदि दो बल F1 10 न्यूटन और F2 क्या है? भी 10 न्यूटन, उनके बीच का कोण 60 डिग्री हो तो संयोजित बल होगा 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, 17.3 न्यूटन और 20 न्यूटन। तो फार्मूला बताया हुआ था रिजल्टेंट निकालने का, R इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। तो 100 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 हो जाएगा 200, 2F1 यानी 10 गुणे 10 आप करेंगे तो हो जाएगा 10 दहा में 100, 100 दूना 200 और 60 डिग्री यानी 1 से कम होगा तो मतलब 17.20 से कम, मान हमारा 17.3 न्यूटन, इतने का हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट फोर्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दो बलों का संयोजित बल तभी शून्य होगा जब वे एक ही दिशा में विपरीत दिशा और समान परिमाण के हो।
दो बलों का संयोजित बल तभी शून्य होगा जब वो एक ही दिशा में हो, विपरीत दिशा में और समान परिमाण के हो, लंबवत हो कोई नहीं। तो इसमें आंसर होगा आपका करेक्ट आंसर बी, विपरीत दिशा में और समान परिमाण के हों। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को संतुलन में रखने के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है? शर्तें बताया था, आघूर्ण वाला सिग्मा एम यानी m1 प्लस m2 प्लस m3 होगा, क्या होगा, परिमाण 0 होना चाहिए। तो बलों का योगफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। F1 F1 F2 सिग्मा एफ। अगला क्वेश्चन है, बलों के चतुर्भुज का नियम में बलों को कैसे जोड़ा जाता है? एक वक्र में त्रिभुज में शीर्ष से पूंछ तक, कोण से कोण तक, शीर्ष से ऊपर से नीचे तक बलों के बहुभुज नियम में बलों को कैसे जोड़ा जाता है? तो क्या है इसका करेक्ट आंसर होगा सी, शीर्ष से पूंछ तक। आघूर्ण का मात्रक है न्यूटन मीटर और जूल। तो आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन मीटर, बल गुणे विस्थापन, विस्थापन का होता है डी, एफ का हमारी यूनिट होती है न्यूटन, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा सी। अब अगला क्वेश्चन है, यदि कोई बल किसी बिंदु से होकर गुजरता है तो उसका आघूर्ण होगा। यदि कोई बल किसी बिंदु से होकर तो उसका आघूर्ण होगा अधिकतम, न्यूनतम, शून्य। कौन सा होगा? यह असीमित होगा। करेक्ट आंसर है हमारा सी, शून्य होगा। यदि कोई बल किसी बिंदु से होकर गुजरता है तो उसका आघूर्ण शून्य होगा, क्योंकि आघूर्ण का फार्मूला हमने बताया था, आघूर्ण इक्वल टू m इक्वल टू f इंटू डी cos थीटा। न्यूटन का कौन सा नियम शीघ्र क्रिया प्रतिक्रिया बताता है? तो पहला नियम जड़त्व का नियम, दूसरा एफ इक्वल टू एम में होता है, तीसरा होता है क्रिया का प्रतिक्रिया नियम। तो करेक्ट आंसर हमारा है सी। संतुलन की स्थिति में संयोजित बल का मान होता है अधिकतम, न्यूनतम, शून्य, अनंत। संतुलन की स्थिति में संयोजित बल का नाम शून्य होता है। तब वस्तु संतुलन की अवस्था में रहेगी। संयोजित, अगला क्वेश्चन है, संयोजित बल का परिमाण निकालने के लिए कौन सा नियम प्रयुक्त होता है? उष्मा का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम, न्यूटन का नियम, और हमारा डी ऑप्शन है वोल्टेज का नियम। तो समांतर चतुर्भुज का नियम करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक एफ, किलोग्राम न्यूटन मीटर सेकेंड। बल का मात्रक न्यूटन होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसको न्यूटन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एफ इक्वल टू एम में किसका सूत्र है? न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। पहला नियम जड़त्व का नियम कहलाता है, तीसरा नियम कहलाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, और दूसरा सूत्र कहलाता है एफ इक्वल टू एम ए, इसलिए दूसरा बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बलों का संयोजन कौन से नियम से होता है? जब एक से अधिक बल कार्य कर रहे हों। बहुभुज का नियम, उष्मा का नियम, न्यूटन का नियम, ऊर्जा का नियम। तो बहुभुज का नियम करेक्ट आंसर होगा हमारा, बहुभुज का नियम। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन देखिए, यदि बल आघूर्ण F इक्वल टू 10 न्यूटन और डिस्टेंस क्या है हमारी D इक्वल टू 2 मीटर, तो आघूर्ण होगा F इंटू डी होता है आघूर्ण का मान। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 और 2 मीटर का 10 दूनी 20 न्यूटन मीटर। करेक्ट आंसर हमारा होगा बी। किसी आघूर्ण बल का प्रभाव बढ़ाने के लिए दूरी को किया जाता है। आघूर्ण को जब बढ़ाना होता है तो उसकी दूरी को घटाया जाता है, बढ़ाया जाता है, बराबर रखा जाता है, या महत्वहीन है, दूरी का कोई प्रभाव
नहीं होता है। तो मैं आपको बताते चलूँ कि जब किसी बल का गुण बढ़ाया जाता है तो उसके दूरी को बढ़ाया जाता है। इसमें करेक्ट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संतुलन की कौन सी शर्त गुणन संतुलन से संबंधित है? गुणन के संतुलन से संबंधित है। सिग्मा एफ किसे होता है? फोर्स का संतुलन। और अगुण सिग्मा एम होता है अगुण का संतुलन। तो अगुण का संतुलन ही हमारा पूछा जा रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी। सी और डी हमें देखना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, स्पैनर में अगुण बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? स्पैनर में अगर अगुण बढ़ाना है, जो अगर स्पैनर की लंबाई छोटी कर लेंगे तो क्या होगा? हमें अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अगर अगुण बढ़ाना है, अगर फोर्स कम लगाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी लेंथ स्पैनर की बढ़ा देनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे? दूरी बढ़ाएंगे। करेक्ट आंसर बी होगा। क्रिया का प्रतिक्रिया बल होता है किस पर होता है? अलग अलग वस्तुओं पर होता है, एक ही वस्तु पर होता है, पृथ्वी पर होता है, आकाश पर होता है। इसका करेक्ट आंसर है अलग अलग वस्तुओं पर होता है। क्रिया का प्रतिक्रिया नियम अलग अलग वस्तुओं पर होता है, एक ही वस्तु में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बल एक सदिश गुण होता है जो कि इसमें होता है परिमाण दिशा दोनों कोई नहीं। तो किसी भी सदिश राशि का ह्रास कब होती है? कोई भी सदिश राशि जब उसमें परिमाण और दिशा दोनों हो। तो इसलिए करेक्ट आंसर हमारा होगा सी। अगला क्वेश्चन है, बहुभुज नियम किन किन बलों के लिए प्रयुक्त होता है? दो बल, तीन बल, एक बल, तीन से अधिक बल। दो बलों से या दो से अधिक बलों पर ही प्रयुक्त होता है। तीन या तीन से अधिक। बहुभुज के नियम में किन बलों पर प्रयुक्त होता है? तीन या तीन बल से अधिक पर प्रयुक्त होता है। बल और दूरी गुणनफल होता है। बल और दूरी का गुणनफल होता है। बल गुणे विस्थापन किया गया कार्य। करेक्ट। बल गुणे दूरी का गुणनफल। बल गुणे दूरी इसका फार्मूला है कार्य का। गलत हो रहा है। बल गुणे दूरी, बल गुणे विस्थापन होता है कार्य का मात्रक। यहाँ बल गुणे दूरी दिया है तो अगुण का होता है एफ इंटू डी। एफ इंटू डी। न्यूटन का पहला नियम किस पर आधारित है? आपको बता चुका हूं मैं किस पर आधारित है। जड़त्व पर आधारित है। कार्य तब किया जाता है जब बल लगाया जाए, विस्थापन हो, बल और विस्थापन दोनों हो, कोई वस्तु रुकी हुई हो। तो जब वही है तो बल लगाया जाता है एफ इंटू बल गुणे विस्थापन। जब बल और विस्थापन दोनों हो तो कार्य किया जाता है। आंसर सी करेक्ट होगा। कार्य का मात्रक होता है, कार्य का मात्रक वाट, न्यूटन, जूल, किलोवाट। तो क्या होता है? जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन, वाट, जूल, कैलोरी। शक्ति बी वाट होती है शक्ति का। किसमें मेजर करते हैं? वाट में। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? ऊर्जा की एसआई इकाई वाट, न्यूटन, जूल। तो ऊर्जा की इकाई जूल होती है। ऊर्जा की इकाई जूल होती है। और कार्य का मात्रक भी क्या होता है? जूल होता है। जब बल कितने डिग्री 90 डिग्री पर हो तो कार्य होगा अधिकतम, न्यूनतम, शून्य। कितना होगा? शून्य होगा। cos 90 का मान होगा 0, इसलिए कार्य शून्य होगा। गतिज ऊर्जा का सूत्र है गतिज हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ एम बी स्क्वायर। एम क्या है? मास है। वी क्या है? गति है, वेग है।
अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु पर 10 न्यूटन बल लगाकर 5 मीटर विस्थापित किया जाता है, कार्य क्या होगा? कार्य होगा दोनों का गुणनफल, न्यूटन मीटर या जूल, 50 जूल। 10 बचे, 10 का 5 टाइम पढ़ेंगे टेबल तो करेक्ट आंसर होगा बी। शक्ति की मात्रा जो यांत्रिक क्षेत्र में उपयोग होती है, कैलोरी, हॉर्स पावर, किलो जूल, किलोमीटर, क्या होती है? बी, हॉर्स पावर, शक्ति का मात्रक जो मैकेनिकल क्षेत्र में हमारे इलेक्ट्रिकल मोटर होते हैं, हॉर्स पावर में मेजर किए जाते हैं। ऊर्जा क्या दर्शाती है? बल का आकार, कार्य करने की क्षमता, वेग, ताप। तो कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। परिभाषा पहले बता दिया था, करेक्ट आंसर होगा बी। गतिज ऊर्जा का सूत्र है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। गतिज ऊर्जा का हमने देख लिया था। अब स्थितिज ऊर्जा का mgh, mgh स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है, करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु नहीं हिलती है तो कार्य होगा अधिकतम, बहुत कम, ऋणात्मक, शून्य। शून्य होगा जब हिलेगी ही नहीं, विस्थापन नहीं होगा जब तक कार्य नहीं कहलाएगा। 1 वाट बराबर होता है 1 जूल के, 1 न्यूटन के, 1 जूल प्रति सेकेंड, 1 जूल प्रति सेकेंड, 1 न्यूटन मीटर के। तो एक होता है, करेक्ट आंसर है सी हमारा, जूल पर 1 जूल प्रति सेकेंड। 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। 1 HP 746 वाट के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, कार्य और ऊर्जा की मात्रक एक जैसी होती है क्योंकि दोनों बल पर आधारित हैं, दोनों में दिशा होती है, दोनों का संबंध विस्थापन से है। इसमें अगला ऑप्शन है, दोनों कार्य से संबंधित हैं, दोनों कार्य से संबंधित हैं, इसलिए दोनों की यूनिट एक होती है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक एक जैसा होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि बल स्थिर है और कोण 0 डिग्री है तो कार्य होगा। यदि बल स्थिर है और कोण, इसका करेक्ट आंसर है 0 डिग्री में थीटा दिया हुआ है। हाँ, इसमें 0 डिग्री नहीं है, थीटा दिया हुआ है। यदि बल स्थिर है और कोण क्या है? थीटा डिग्री है तो कार्य का सूत्र होगा F इंटू डी कोस थीटा। कोस 0, अगर 0 डिग्री है तो 0, थीटा की जगह 0 लिख लेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल टाइप के हैं। एक वस्तु पर 20 न्यूटन 20 न्यूटन बल लगाया गया जिससे वह 4 मीटर दूरी खिसक गई, किया गया कार्य क्या है? बल गुणे विस्थापन, 20 चौको 80 जूल, करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, 50 जूल का 10 सेकंड में पूरा गया, शक्ति होगी। किया गया कार्य, कार्य दिया है WT, शक्ति का मात्रक WT होता है, तो W की जगह हमारा दे दिया है 50 जूल और T की जगह 10 सेकेंड, तो 10 500 वाट किया गया, शक्ति होगी वाट, 5 वाट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 kg वस्तु को 2 मीटर प्रति सेकेंड की गति दी गई, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? हाफ mv स्क्वायर फार्मूला है हमारा। m की जगह दे दिया है 10 kg और v की जगह 2 मीटर प्रति सेकेंड, तो दो दो ना, दो, टू टू या 2 इंटू 2 हो गया 4, 4 इंटू 10 40,
हाफ का हो गया, हाफ गतिज ऊर्जा, राइट, हाफ एम वी स्क्वायर, पाँच, पाँचों के 20, इसमें आंसर गलत दिया हुआ है, काइनेटिक जो हाफ एम वी स्क्वायर, 4×5 = 20, ये होगा हमारा करेक्ट आंसर बी। तो इसे एमसीक्यू में गलत प्रिंट हो गया है, ध्यान दीजिएगा। एक 5 kg वस्तु को 2 मीटर ऊंचाई पर उठाया गया, स्थिति जो ऊर्जा होगी, तो स्थिति ऊर्जा का फार्मूला होता है mgh। तो m का दिया है 5 kg, ऊंचाई दिया है 2 मीटर, तो 5 गुना के 10, h अब 9.8 मान लिया है, इसलिए 98 जूल हो गया। 10 गुणे 9.8, जी का मान, एक इंजन 20 जूल कार्य 5 सेकेंड में करता है, तो उसकी शक्ति होगी WT, क्या होता है WT, 5 दूनी 10, 10,000। आंसर सी दिया। इसी तरह कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं दोस्तों। ये हमारा पहला वीडियो है, इसमें अगर कोई आपको लगता है क्वेश्चन गलत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आपको अगर ऐसे ही क्वेश्चन की और MCQ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, इसलिए मैं अब जल्दी से ख़त्म करना चाहूँगा। आप लोग जल्दी जल्दी से क्वेश्चन देख लें और खुद सॉल्व करें। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।